गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पियाजे के का जो सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उनके सिद्धांत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स के बारे में पढ़ा था। सॉरी। तो वो जो बेसिक टर्म्स थे वो जानना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब हम उनका सिद्धांत पढ़ें तो हम उन सभी शब्दों से, शब्दावलियों से परिचित रहें। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने अपनी थ्योरी में अनुकूलन का क्या मतलब बताया है। तो अनुकूलन हम लोगों ने देखा था कि ये बच्चे की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है हर बच्चे में, और ये अनुकूलन बच्चा दो तरीके से करता है। कैसे कैसे? एसिमिलेशन का मतलब आत्मसात्करण, और दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब समायोजन। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि साम्य धारण, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो साम्य धारण क्या था? वही साम्य धारण एक माइंड को बैलेंस करने का एक तरीका है, यानी कि माइंड और एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच बैलेंसिंग इस्टेब्लिश करने का एक तरीका क्या है? साम्य धारण। या साम्य धारण, वो अवस्था क्या है? साम्य धारण है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन क्या, संरक्षण क्या, कि बच्चे जो है वस्तुओं के परिवर्तन और उनकी स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। यही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने देखा था कि स्कीम क्या है। स्कीम, तो स्कीमा क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को ही क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि डिसेंट्रेशन, विकेंद्रण क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो केवल केंद्रित रहता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो किसी भी समस्या को केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होते जाता है तो उसके अंदर विकेंद्रण का गुण विकसित होने लगता है, और वो एक ही समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी के हम लोगों ने कुछ सामान्य टर्म देखे थे, वो जानना जरूरी भी था। तो अब आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं पियाजे की थ्योरी के जो सिद्धांत हैं उसकी चार अवस्थाओं के बारे में। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसको चार अवस्थाओं में बांट कर बताया है। अच्छा, अब देखिए ये जो चार अवस्थाएं हैं इनकी, मतलब इनके सिद्धांत की जो चार अवस्थाएं हैं, अगर परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं मेन थ्योरी से पूछा जाता है, इसी मेन सिद्धांत से ही। जैसे आपका DSSB है, KVS है, NVS है, TET है, CTET है, UP टेट है। इसमें क्या है कि आपका मेन इनकी थ्योरी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। तो स्टार्ट करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। तो जैसा कि देखिए स्क्रीन पर लिख भी रखा है कि पियाजे आइडेंटिफाइड 4 मेजर स्टेजेस। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा। अब वो 4 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला इन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से या बर्थ से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है आपकी 2 से 7 साल तक की अवस्था होती है। थर्ड स्टेज इनकी क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी होती है 7 से 11 साल तक की अवस्था। उसके बाद लास्ट जो स्टेज है इनकी, चौथी स्टेज है, उसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 या 12 साल से लेकर के वयस्क अवस्था तक होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो सबसे फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक की होती है। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। अब देखिए संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चे का जो मूल एक्टिविटीज़ है वो क्या है, मतलब मेन मुख्य क्या क्या क्रियाएं वो करता है। तो जैसे देखिए लिख रखा है कोऑर्डिनेट्स दियर सेंसरी इनपुट्स एंड मोटर कैपेबिलिटीज़, यानी बच्चा अपने संवेदी अंगों या संवेदी इनपुट्स और अपने पेशीय क्रियाओं यानी कि मोटर कैपेबिलिटीज़ के बीच में समन्वय स्थापित करता है। यानी कि जैसा देखिए नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इनकी जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है आपका सेंसरी। सेंसरी संवेदी का मतलब वही ज्ञानेंद्रियां बालक की। तो
कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सा? आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सेंसेस, संवेदी अंग। और साथ में लिखा है मोटर स्टेज। मोटर स्टेज यानी पेशी अवस्था है, एक्टिविटी, पेशियों के द्वारा जो वो एक्टिविटीज़ करता है, मैनिपुलेशन करता है। यानी कि सीधा सा मतलब कहने का ये है कि जय प्याजे ये कहते हैं कि बालक सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि जन्म से 2 साल तक की अवस्था होती है, इसमें वो अपने शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करता है, मतलब मैनिपुलेशन करता है। शारीरिक रूप से अपने संवेदी अंगों की मदद से वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। किसी चीज़ को पकड़कर मुंह में डालकर उसका अध्ययन करने की कोशिश करता है। अब देखिए, छोटे बच्चों की ये आदत होती है कि कोई भी चीज़ पाते हैं तो उसको हमेशा मुंह में ही डाल लेते हैं, नेचुरल हैबिट होती है उनकी। तो ये जो मुंह में कोई भी वस्तु डाल रहे होते हैं, ये वो जानकर नहीं कर रहे होते हैं। दरअसल वो इस वर्ल्ड को, इस इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में क्या है, इन्वायरमेंट से सबसे पहली बार परिचित होता है। इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले बच्चा क्या है, इस इन्वायरमेंट से परिचित होता है। अब उसके लिए तो सारी चीज़ें क्या है, नोवल स्टिमुलस है, मतलब नए नए उद्दीपन उसके सामने आते रहते हैं। तो वो क्या है कि वातावरण को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, समझने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वो उसमें मैनिपुलेशन करता है, यानी उलट पुलट करता है, चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराने कर देखने की कोशिश करता है। और उसके क्या बोलते हैं कि सकिंग करने की कोशिश करता है, चीज़ों को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करता है। इस तरीके से जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो 0 से 2 साल की अवस्था में सेंसरी मोटर के द्वारा होता है। अब देखिए, प्याजे ने इसको भी जो है 6 उप अवस्थाओं में बांट रखा है। तो जो 6 उप अवस्थाएँ हैं उसमें से पहली उप अवस्था है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, यानी कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो कि आपकी 0 से 30 दिन तक की अवस्था होती है। 0 से 30 दिन, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 मंथ। अब इस अवस्था में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा प्रबल एक्टिविटी बच्चा क्या करता है। तो जो सबसे ज़्यादा तीव्र अभिक्रिया बच्चे में होती है सकिंग रिफ्लेक्स, यानी चूसने की प्रवृत्ति बालक के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब उसके बाद देखिए, दूसरी सब स्टेज इन्होंने जो बताई है, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। दूसरी सब स्टेज इन्होंने बताई है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 से 4 महीने की अवस्था होती है, जो कि 1 से 4 महीने की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक कोई नई चीज़ नहीं सीखता है, बस वो जो फर्स्ट सब स्टेज में सीख रहा होता है उसी को रिपीट करता है, रिपीटेशन, यानी कि उसको दोहराता है, उसमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। अब तीसरी सब स्टेज इन्होंने क्या बताई, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि गौण वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसे इन्होंने 4 से 8 मंथ की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक के अंदर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? अगर बात करें तो मैनिपुलेशन का गुण, यानी मैनिपुलेशन का मतलब होता है वस्तुओं को उलट पलट कर देखकर समझने की कोशिश करना, यानी उलटना पुलटना। अब देखिए, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि छोटे बच्चे किसी भी नई चीज़ को देखते हैं तो बार बार उसको आगे से पीछे से घुमा फिरा के खूब पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन, उसके बाद क्या है, थर्ड जो इनका 4th सब स्टेज है, गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। तो यह है 8 से 12 महीने की अवस्था। अब 8 से 12 महीने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर सबसे जो ज़्यादा गुण प्रबल होता है उसको बोलते हैं इमिटेशन का गुण, यानी बच्चा अनुकरण करने लगता है, नकल करने लगता है।
आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा घरों में कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों की नकल करने लगते हैं। अगर कोई उनका पेरेंट्स हंस रहे हैं तो वो हंसते हैं, रो रहे हैं तो वो भी रोने लगते हैं। वो जैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे भी वैसी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चा धीरे 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 नए नए कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज करने की, सामान्यीकरण करने की कोशिश करता है। अब देखिए 5वीं सब स्टेज इनकी कौन सी है? जो पांचवी सब स्टेज है उसको बोलते हैं तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो कि आपका होता है 12 से 18 महीने की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। इस अवस्था में बच्चे के अंदर कौन कौन सा गुण सबसे ज़्यादा प्रबल विकसित होता है? तो एक बात करें तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी मोटिव यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति, बच्चे की जो जिज्ञासा है एकदम चरम सीमा पर होती है, यानी कि बच्चा बहुत ही जिज्ञासु और उत्सुकता, मतलब एक ही चीज़ है। यानी कि 18 से जो आपका 12 से 18 महीने की अवधि है, इसमें बच्चे के अंदर एक बहुत ही बहुत ही तीव्र मोटिव डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी मोटिव या उत्सुकता अभिप्रेरक। इससे क्या हुआ है कि बच्चा अब चीज़ों को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करने लगता है और वो अपने हाथ से चीज़ों को उठाता है, फिर उलट पुलट के देखता है, ऊपर से नीचे गिराकर पहचानने की कोशिश करता है। इस तरीके से इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी मोटिव है, चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है, बहुत ही तीव्र होती है और बच्चा ट्रायल एंड एरर के द्वारा चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। छठी सब स्टेज इन्होंने जो बताई उसको बताया इन्होंने कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। इसको इन्होंने बताया कि ये 18 से 24 महीने की अवस्था होती है, 18 to 24 मंथ की अवस्था। और इस अवस्था में बालक के अंदर एक गुण डेवलप होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में बच्चे के अंदर और क्या खासियत होती है? बच्चे चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं और बच्चे उन चीज़ों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं जो उनके सामने साक्षात रूप से प्रदर्शित नहीं हो रही होती है वो भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो इनकी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, उसको 6 उप अवस्थाओं में पियाजे ने बांटा और उसमें हम लोगों ने देखा जो की एक्टिविटीज़ हैं, यानी की एक्टिविटीज़ का मतलब मुख्य क्रियाएं बच्चा क्या क्या करता है। तो जैसे हमने देखा कि जब बच्चा 0 से 30 दिन का होता है तो उसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। फिर 4 से 8 महीने का बच्चा जब होता है तो मैनिपुलेशन, उलट पुलट का गुण। उसके बाद 8 से 12 महीने में अनुकरण का गुण विकसित हो जाता है और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसी समय बच्चे का जो व्यवहार होता है एक लक्ष्य की ओर निर्धारित रहता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेवलप हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है बच्चे में। 12 से 18 मंथ का बच्चा होता है तो उसको क्यूरियोसिटी मोटिव यानी कि उत्सुकता अभिप्रेरक डेवलप हो जाता है। अब देखिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इस स्टेज से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। और आपको याद भी होगा कि जब शुरुआत में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इनके पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि इनको जाना किस लिए भी जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए, ईगोसेंट्रिज्म के लिए। तो एक तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व का गुण है, वो बालकों में किस अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका आंसर, 18 से 24 मंथ की अवस्था में या फर्स्ट स्टेज में। अगर स्टेज की अवस्था की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज में, अगर मंथ की बात करें तो 18 से 24 महीने की अवस्था में। तो देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो जैसे देखिए लिख रखा है, द रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट when they are no longer visible or detectable through the other senses। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है और उसके सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, रखने के बाद उसे हटा दिया जाता है। तो जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है और अगर उसके सामने कोई वस्तु रखिए और रखने के बाद हटा दीजिए
तो बच्चा उस समय ये सोचता है कि अब इस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहा, यानी ये वस्तु क्या है, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई, तो वो उस वस्तु का अस्तित्व खत्म। तो यही जो कन्फ्यूज़न है बच्चे की धीरे धीरे कहाँ पर जाकर मिट जाती है, जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है, 18वें महीने में लगता है, तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगता है कि अगर कोई भी वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी जाए तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु उसकी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, वो यह जानने लगता है कि वो वस्तु केवल थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने से हटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु सदैव के लिए ख़त्म हो गई है। इसी को कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जो बालक 3 से 4 महीने की अवस्था में ये सोचता था कि यदि कोई वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी जाए तो उसका अस्तित्व भी एकदम ख़त्म हो जाता है, अब वही बालक जब 18 से 24 महीने का होता है तो उसका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। उसे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट उसकी आंखों के सामने से हटा दिया जाए फिर तो भी उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, फिर भी वह उसके बारे में चिंतन करता रहता है। तो इस तरीके से ये इनकी थी फर्स्ट स्टेज। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड स्टेज इनकी क्या है। तो सेकंड स्टेज जैसा कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्राक संक्रियात्मक, यानी प्राक का मतलब पहले, संक्रियात्मक का मतलब संक्रिया करने से, यानी वो अवस्था जिसमें बालक संक्रिया करने से पूर्व सम्मिलित रहता है। तो प्याजे ने क्या किया है, प्याजे ने देखिए जो इनका प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसे 2 से 7 साल की अवस्था के बीच की अवस्था है, इसे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला इन्होंने बताया है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, यानी कि पहला जो इसका सब स्टेज है प्री कॉन्सेप्चुअल यानी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जिसे इन्होंने 2 से 4 साल की अवस्था कहा है। और दूसरा इन्होंने बताया है इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि, जो कि 4 से 7 साल की अवस्था है। तो देखिए अब पहले हम लोग प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2 से 4 साल तक की अवस्था है। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है इस अवस्था की कि जब बालक 2 से 4 साल की अवस्था के बीच में होता है तो उसके अंदर सिग्निफायर्स यानी सूचक विकसित हो जाते हैं। सूचक कौन कौन से इन्होंने बताया है, सिंबल, संकेत और चिन्ह। यानी कि जब बालक 2 से 4 साल तक की अवस्था का होता है तो उसके अंदर 2 सूचक आइडेंटिफायर्स डेवलप होते हैं, जिसमें पहला है आपका सिंबल्स यानी कि संकेत, और दूसरा है आपका साइंस यानी कि चिन्ह। अब देखिए क्या होता है सिंबल एंड साइंस। तो अगर हम लोग सिंबल की बात करें, संकेत की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ठोस वस्तु का मानसिक चिंतन करना ही, या किसी भी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही क्या है, संकेत है। यानी कि सिंबल का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेंटल इमेज यानी मानसिक प्रतिमा, या फिर जिसको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। आइकन आप लोग, जैसे आप लोग भी मोबाइल यूज़ करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मोबाइल पर बहुत ढेर सारे छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। जैसे सेटिंग का अलग है, गैलरी का अलग है, फाइल मैनेजर का अलग होता है, कॉलिंग का अलग है। इस तरीके से आप छोटे छोटे आइकन्स कई ढेर सारे आपके स्क्रीन पर बने होते हैं। तो आइकन्स क्या है, अब जैसे मान लीजिए किसी सेटिंग का आइकन है, उस पर अगर ये नहीं लिखा है सेटिंग नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप क्या है आइकन्स को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये सेटिंग ऑप्शन है। यानी कि आप जो सेटिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी आपने मेंटल इमेज अपने कहाँ पर डेवलप कर ली है, दिमाग में डेवलप कर ली है। तो सिंबल्स क्या है, किसी भी वस्तु का मानसिक चिंतन
या मेंटल इमेज, मानसिक चिंतन नहीं कहिए, मेंटल इमेज कह लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, सिंबल किसे कहते हैं, मेंटल इमेज को। और अगर हम दूसरी बात करें कि साइंस क्या है, यानी कि चिन्ह, तो चिन्ह क्या है, चिन्ह एक वर्बल डिस्क्रिप्शन है, शाब्दिक व्याख्या। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को कोई नाम दे देते हैं, शाब्दिक नाम, शब्द के से जानते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉरी, वो हमारा कहलाता है चिन्ह। जैसे कि माँ, माँ बोला तो माँ शब्द से आप परिचित हैं, ये साइन का एग्जाम्पल है। या फिर जैसे आपको बोला गया कि रोज़, तो जैसे रोज़ आप बोला गया तो तुरंत आपके दिमाग में किसकी इमेज आई, रेड रोज़ की आई होगी। या फिर जैसे आपको आपकी मम्मी ने बुलाया, तो आपको कैसे पता चला कि आपको आपकी माँ ने ही बुलाया है, आपने उस सेंटेंस को, उस वर्ड को कोरिलेट कर लिया है माँ की इमेज से। इस तरीके से क्या है कि 2 से 4 साल तक की अवस्था में बच्चा क्या है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो चिन्हों और संकेतों के द्वारा होता है। यानी कि बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो फेज़ है यहीं से स्टार्ट होता है। प्याजे ने भी इसको एक टूल माना है। अब देखिए उसके बाद आगे क्या है, जैसे प्याजे ने ये भी कहा है कि बच्चा जो है बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है, अनुकरण करना स्टार्ट करता है, खेलता है, इस तरीके से अपने संज्ञान का विकास करते रहता है। लेकिन देखिए इस स्टेज की एक सीमा है, कुछ सीमाएं हैं, 2 लिमिटेशंस हैं या कमियां हैं कि बच्चे के अंदर 2 चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। पहला है जीववाद, एनिमिज्म, जिसको हम लोग एनिमिज्म भी बोलते हैं। तो जीववाद क्या होता है, जीववाद सिंपल सा ये है कि बच्चा जब 2 से 4 साल की अवस्था में होता है तो वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। यानी कि टू अंडरस्टैंड नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स, यानी जब बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है तो यही अवस्था क्या कहलाती है, जीववाद। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कार चल रही है तो उस कार में जान है, जीवन है, तभी वो चल रही है। पंखा घूम रहा है क्योंकि उसमें जीवन है, हवा चल रही है क्योंकि उसके अंदर जान है। इसी तरीके से बादल चल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी जान है। यानी कि जब बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है तो ये अवस्था क्या कहलाती है, जीववाद की अवस्था। और देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है, इसलिए ये इस अवस्था की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। अब दूसरा जो लिमिटेशन है इसको बोलते हैं आत्म केंद्रिता। अब आपको याद होगा शुरू में जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो ईगो सेंट्रिज्म वर्ड आया था कि प्याजे को ईगो सेंट्रिज्म के लिए भी जाना जाता है। तो क्या होता है आत्म केंद्रिता, तो आत्म केंद्रिता क्या होता है, इसमें जो है बालक जो है अपना विचार यानी अपने थॉट्स और दूसरे के थॉट्स में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। यानी सेल्फ थॉट, सेल्फ थिंकिंग एंड अदर्स की थिंकिंग में, दूसरे की सोच में कोई भी अंतर नहीं कर पाता है। और वो हमेशा अपनी ही सोच को सही मानता है, हमेशा क्या करता है, अपने ही सोच को सही मानता है, अपने ही विचारों को वह उचित ठहराता है। इसमें बच्चा अपने आप को ऐसा समझता है कि वह स्टेज पे खड़ा एक कलाकार है और जो ऑडियंस है या फिर जो अदर्स लोग हैं वो एक ऑडियंस की तरह उसके बारे में उसी को देख रहे हैं, उसी को नोटिस कर रहे हैं।
वो ऐसा सोचता है कि दुनिया की जो अधिकतर चीज़ें हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे अगर वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ चलना चलना प्रारंभ कर देता है, या फिर वो वॉक करता है, वो जहाँ जहाँ जा रहा है तो चंद्रमा भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। मतलब वो जहाँ जहाँ देखता है उसकी डॉल भी वहीं वहीं देखती है। देखिए छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, यानी कि वो जहाँ जहाँ देखता है उसकी गुड़िया भी उसको उधर ही उधर देखती है। तो ये क्या है, बच्चा अपने आप को केंद्र में रख रहा है, और अपने आप को केंद्र में रखते हुए जो सोच रहा है वो अपने ही विचारों को सही समझता है कि जब वो चलता है तो चंद्रमा भी चलने लगता है, वो चलता है तो सूरज भी उसके साथ साथ चलने लगता है, वो जहाँ देखता है उसकी गुड़िया भी वहीं देखने लगती है। इस तरीके से क्या है कि इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, यानी आत्मकेंद्रिता का गुण। तो जैसा कि देखिए इसमें लिख भी रखा है, एनिमिज्म क्या था, अंडरस्टैंडिंग नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग, और ईगोसेंट्रिज्म क्या था, द टेंडेंसी टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम वंस ओन परस्पेक्टिव वाइल फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दैट अदर्स मे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। यानी कि अदर्स के भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, लेकिन बच्चा इन सारी चीज़ों को नकारते हुए सिर्फ केवल और केवल क्या सोचता है कि उसके अपने विचार ही सही हैं। यही कहलाता है ईगोसेंट्रिज्म। अब देखिए अगली जो इनका प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी जो दूसरी सब स्टेज है जिसको बोलते हैं इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि, जिसे इन्होंने 4 से 7 साल की अवस्था कहा है। इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। तो देखिए जैसा कि इस अवस्था में जब बच्चा 4 से 7 साल की अवस्था का होता है तो अब जो उसका चिंतन का तरीका है और उसकी जो तार्किक शक्ति है वो पहले की अवस्था से, यानी 2 से 4 साल की अवस्था के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाती है, और ज़्यादा परिपक्व हो जाती है। यानी कि लिख रखा है ना, देखिए थिंकिंग एंड रीजनिंग मोर मैच्योर देन बिफोर, यानी बच्चे की जो तार्किक शक्ति है, जो सोचने की क्षमता है, वो पहले से और ही ज़्यादा परिपक्व हो जाती है। अब इस अवस्था में बच्चा देखिए क्या करने लगता है, सिंपल मेंटल ऑपरेशंस, सामान्य मानसिक क्रियाएं, सामान्य मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी BODMAS, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इनसे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करने लगता है। लेकिन देखिए एक चीज़ और है कि बच्चा जो है कि सिंपल मेंटल ऑपरेशंस, यानी सामान्य मानसिक संक्रियाएं जैसे जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग करना, ये सब करने तो लगता है, लेकिन उसके पीछे क्या नियम छिपा है उसके बारे में नहीं समझ पाता है। केवल उसे अगर आप सिंपली 4 + 2 6, या 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, या 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आता है, वो सिंपली बस इतना ही समझ पाता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि कैसे आया, उसके पीछे नियम क्या छिपा है। तो देखिए इसीलिए लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, लैक ऑफ ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी और असिस्टमैटिक लॉजिक, यानी कि इस अवस्था में बच्चा सामान्य मानसिक क्रियाएं तो कर लेता है, लेकिन उसके अंदर व्युत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है, व्युत्क्रमणीयता का गुण नहीं पाया जाता है, लैक ऑफ ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, और उसका जो थिंकिंग होती है, जो चिंतन होता है, जो तार्किक क्षमता होती है, वो बहुत ही अक्रमबद्ध होता है, असिस्टमैटिक लॉजिक। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब है क्या। तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को ये कहा जाए कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, लेकिन वही बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर मिल जाता है, 4, 2 2 जा 4, यानी कि 2 4। अब देखिए ये वन डायरेक्शनल थिंकिंग होती है बच्चे की, 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आता है, बच्चा ये तो समझता है, लेकिन वापस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल जाता है, ये चीज़ नहीं समझ पाता है। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी लॉ, यानी व्युत्क्रमणीयता का गुण, जो कि बच्चे में 4 से 7 साल की अवस्था में विकसित नहीं होता है। अब देखिए थर्ड स्टेज कौन सी है इनकी। तो थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज जो है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये अवस्था कब से कब तक है, 7 से 11 साल तक की अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। अब इसमें देखिए कौन कौन से खास गुण बच्चे में विकसित होते हैं। सबसे पहला तो आपको दिख रहा है कंजर्वेशन का गुण, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण का गुण। उसके बाद रिलेशनल लॉजिक, यानी तर्क संबंध
उसके अलावा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करना, और सीरिएशन यानी क्रमबद्धता। तो इतने गुण बालक में विकसित हो जाते हैं किस अवस्था में? द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 7 से 11 साल की अवस्था है। अब देखते हैं कंजर्वेशन है क्या। जैसे शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंजर्वेशन क्या है, यानी वस्तुओं के परिवर्तन और उनके स्थायित्व, उनकी स्थिरता से संबंधित जब बच्चे में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो उसी को इन्होंने क्या कहा है? कंजर्वेशन का गुण, संरक्षण का गुण। तो संरक्षण का गुण का मतलब क्या है कि जब बच्चा किसी भी वस्तु के लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अच्छे से समझने लगता है, तो यही उन्होंने क्या कहा, इसी को कंजर्वेशन का गुण। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो क्या है कि जैसे मान लीजिए बच्चे के पास 2 कंटेनर रखा है। लास्ट क्लास में भी इसको हम लोगों ने देखा था। दोनों का जो कैपेसिटी है 100 ml है। अब क्या है कि जब बच्चा इस अवस्था में नहीं होता है, मतलब मान लीजिए अगर बच्चा सेकंड स्टेज में होता, तब अगर उससे ये पूछा जाता कि दोनों कंटेनर में से सबसे ज़्यादा लिक्विड किस कंटेनर में है, तो निस्संदेह बच्चा ये कहता कि जो कंटेनर बी है उसमें लिक्विड सबसे ज़्यादा भरा है। लेकिन देखिए क्या है कि कंटेनर की कैपेसिटी दोनों की क्या है? सेम है। 100 ml इसमें भी आएगा, 100 ml इसमें भी आएगा। तो जो बच्चा सेकंड स्टेज में ये नहीं समझ पाता था, अब थर्ड स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते ही ये समझने लगता है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या होती है, और उस कॉन्सेप्ट को ही क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन का गुण। यानी कि देखिए अब इस अवस्था का नाम ही क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि बच्चे को अब कोई भी समस्या मूर्त रूप से प्रदर्शित की जाएगी उसके सामने, तो बच्चा क्या है, उस समस्या से संबंधित समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर यहीं पर कोई हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम उसके सामने प्रदर्शित की जाए तो वह उसको करने में असमर्थ होगा। तो देखिए जैसे कंजर्वेशन हो गया। अब उसके बाद क्या है कि एक है रिलेशन, यानी संबंध, तार्किक संबंध बच्चा जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तार्किक संबंध का मतलब ये कि जैसे बच्चे से पूछा जाए कि राम बड़ा है श्याम से और श्याम बड़ा है राहुल से, तो सबसे बड़ा कौन? तो बच्चा ये समझ जाएगा, आसानी से बता लेगा कि राम बड़ा है। लेकिन जब बच्चे को यही समस्या कोई वर्बल स्टेटमेंट से इस तरीके से दिया जाए कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा। वह नहीं समझ पाएगा कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो इस तरीके से क्या है कि जब बच्चे के सामने वर्बल स्टेटमेंट रखा जाता है तो बच्चा उससे संबंधित समस्या को समाधान करने में असमर्थ रहता है। लेकिन बच्चे को यही 3 बच्चों को सामने खड़ा कर दिया जाए, राम श्याम राहुल को, और बोला जाए कि बताओ सबसे बड़ा कौन है, तो वो आसानी से उसको बता लेगा। तो यही एक, इसी को कहा जाता है रिलेशंस, या फिर तार्किक संबंध स्थापित करना बच्चा समझ लेता है, सीख लेता है। अब क्या है, देखिए अगला गुण है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का गुण। तो वर्गीकरण का गुण क्या होता है? वर्गीकरण के गुण में बालक करता क्या है कि चीज़ों का वर्गीकरण करने लगता है। जैसे बालक को एक कंटेनर में पेंसिल, रबर, स्केल, कटर और कलर्स, ये सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए और उससे बोलिए कि रबड़ को रबड़ में रखो, कटर को कटर वाली श्रेणी में रखो, पेंसिल्स को एक साथ रखो, स्केल्स को एक साथ रखो, कलर्स को एक साथ रखो। तो वो क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है कि रबड़ को रबड़ वाले कॉलम में रखना है, पेंसिल को पेंसिल वाले, कटर को कटर वाले, इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। और देखिए एक गुण क्या है, बालक में सीरिएशन का गुण विकसित हो जाता है। सीरिएशन का मतलब क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब चीज़ों को ऑर्डर में लगाना। अब इस अवस्था में क्या है कि बच्चा वस्तुओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते या बढ़ते क्रम में रखना सीख जाता है। इसी को इन्होंने प्याजे ने कहा है प्याजे ने इसी को कहा है सीरिएशन, क्रमबद्धता। यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है, सीरिएशन।
लेकिन इन सारी चीज़ों के डेवलप होने के बाद भी बच्चे में अभी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा तार्किक रूप से बच्चा अभी भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सोच पाता है। अब देखिए जो इनकी चौथी सब स्टेज है जो है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 11 या 12 साल की अवस्था से लेकर एडल्टहुड वयस्क अवस्था तक माना जाता है। इसमें देखिए बालक में कौन कौन सा गुण विकसित हो जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, यानी कि बहुत ही उसके जो चिंतन होता है बहुत ही ज़्यादा लचीला हो जाता है और ही दृढ़ रूप से वो सोचने लगता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चों में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में देखिए 2 वर्ड हैं, यानी कि बच्चा जब 11 साल से बड़ा होता है, 11 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर एक गुण और क्या विकसित होता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेटिकल का मतलब कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है बालक में, और डिडक्टिव का मतलब निगमनात्मक रूप से सोचने लगता है। तो डिडक्टिव आखिर है क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो जैसा कि हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनेशन करना और कल्पना करना, या फिर एज्यूम्शंस करना, या फिर इनविजिबल रूप से सोचना स्टार्ट कर देना। लेकिन जब बालक जो है डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या है कि बालक डिडक्टिव मेथड में क्या करता है, जैसा कि देखिए यहाँ लिख रखा है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि बच्चे को पहले कॉमन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं, उसके बाद वह विशिष्टता की ओर जाता है। यानी निगमन विधि में हम क्या करते हैं? जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। तो इस तरीके से हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बालक में डेवलप हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो क्वालिटी है बालक में, उसकी जो थिंकिंग होती है बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है, यानी और भी वस्तुनिष्ठ ढंग से वह चीज़ों के बारे में सीखना सोचना स्टार्ट कर देता है। डिसेंटरिंग का गुण विकसित हो जाता है, जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ाई था, डिसेंटरिंग का गुण बालक में विकसित हो जाता है। और उसके बाद जो है आपका रियलिटी, यानी बालक जो है वास्तविकता से परिचित हो जाता है, यानी कि बालक उतना ज़्यादा अब जो है कल्पनाओं में के संसार में नहीं खोया रहता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उससे जस्ट पहले की स्टेज में क्या था? बालक के अंदर ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, व्युत्क्रमणीयता का गुण विकसित नहीं होता है। लेकिन जब बालक द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो व्युत्क्रमणीयता का गुण बालक में विकसित हो जाता है। इस तरीके से क्या है कि उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक फ्लेक्सिबल थिंकिंग करता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, किसी किसी बुक में जो 4th स्टेज होगी वो 12 साल से लिखा होगा, कि जो 4th स्टेज है 12 साल से वयस्कावस्था तक है, और जो 3rd स्टेज है 7 से 12 साल तक है। तो ये भी क्लियर कर लीजिए कि अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो जो 3rd स्टेज है वो 7 से 11 साल की अवस्था तक है, और जो 4th स्टेज है वो 11 और 12 साल की अवस्था से स्टार्ट होकर आपका वयस्कावस्था तक चलता है। तो जो 4th स्टेज है किसी किसी बुक में 12 साल से लिखा होगा, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो 7 से 11 और फिर 11 या 12 से वयस्कावस्था तक। नाउ अब देखिए इनकी थ्योरी का अगर हम लोग इवैल्यूएशन करें तो क्या बात निकल के आती है इनकी थ्योरी से। तो जैसा कि देखिए क्या है कि सबसे पहले बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पता लगाने की जो शुरुआत की थी किसने की थी? ज्या प्याजे ने ही की थी। इसीलिए ज्या प्याजे को फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का पिता भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ है फादर ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म भी ज्या प्याजे को ही कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है?
पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है? बच्चे ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं। तो प्याजे का यही मत था कि बच्चा जो है अपने ज्ञान की संरचना बिना किसी के मदद के स्वयं धीरे धीरे करता रहता है। जैसे जैसे वो उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ता जाता है और परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे उसके ज्ञान की संरचना और ही ज़्यादा डेवलप होती है, बिल्ड होती है। उसमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें लिखा है थॉट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देन थॉट प्रोड्यूस लैंग्वेज, यानी कि थॉट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देन लैंग्वेज। प्याजे ने और क्या कहा था? प्याजे का मानना ये था कि भाषा से ज़्यादा विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बालक के संज्ञानात्मक विकास में। यानी प्याजे का मानना ये था कि भाषा और विचार दोनों बालक के संज्ञानात्मक विकास में अपनी भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका निभाता है वो उसके विचार हैं और उसके बाद है भाषा। यानी कि प्याजे का क्या मानना था? थॉट प्रोड्यूस लैंग्वेज, कि विचार ही भाषा को जन्म देते हैं। अब अगर हम और बात करें तो कुछ अगर इनकी जैसे आलोचनाएं देखें तो क्या आलोचनाएं हैं? जैसे प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये कहा है कि बालक की जो जैविक परिपक्वता है और उसका जो अनुभव है दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि किस स्टेज के लिए कितना अनुभव और कितनी परिपक्वता चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसको डेवलप करने के लिए बालक को किस मात्रा में स्टिमुलस देना चाहिए, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिए किशोरों तक को कहाँ तक शिक्षित होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि अगर बात करें तो जैसे प्याजे ने कहा कि हर एक स्टेज का क्या है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसेस का, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल्स का, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स का, रिवर्सिबिलिटी का, उसके बाद फोर्स स्टेज में आपका मोर फ्लेक्सिबल थिंकिंग और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का। तो इस तरीके से क्या है कि ओवरऑल हम लोग बात करें तो इनका जो थ्योरी है इसने संज्ञानात्मक विकास की नींव रखी, उसका बीज बोया, और उसी के बाद जितने भी साइकोलॉजिस्ट आते गए जैसे बेंडूरा हैं, लेव वाइगोस्की हैं, इन सब लोगों ने भी संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाई। अब देखिए लास्ट में इनकी बुक्स के नाम भी कुछ जान लीजिए। जैसा कि पहली बुक का नाम है इनका द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी बुक है द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंड द थर्ड बुक इज़ द लैंग्वेज एंड थॉट। वैसे बुक्स तो इन्होंने बहुत ढेर सारी लिखी हैं, लेकिन उतना यहाँ पर एलेबोरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आशा करता हूँ आपको प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी चारों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।